Hello everyone. Welcome to my channel Learning with Concepts by PS. Today the lecture will be on types of chemical reaction. This is the part of NCERT class 10th. Okay, beside the NCERT the ICSE students can also go through because इसमें मैंने हर एक each and every concept wise चीज़ें ऐड करी हैं जो कि बहुत डिटेल में हैं और बहुत हेल्पफुल होंगे. This lecture will be going to be very helpful for all those who want to go easy with the concepts of NCERT. And मेरे जो लेक्चर्स हैं मेरे चैनल में वो पूरा 9th और 10th NCERT कवर करेंगे, जिसमें CBSE स्टूडेंट्स और साथ ही जो TGT एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, TGT केंद्रीय विद्यालय, TGT NVS नवोदय विद्यालय, DSSB एंड वेरियस वर्ग 2 की जो MP लेवल में एग्ज़ाम होती है, तो जिस तरीके से किसी भी स्टेट में जो TGT लेवल के पेपर होते हैं, क्योंकि उसमें अपना 6 to 10th कवर होता है, जिसमें 9th और 10th बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो सारा अपन लोग बहुत अच्छे से कवर करेंगे और ये जो लेक्चर्स होंगे उनके लिए बहुत यूज़फुल होंगे. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन से. तो देखिए पहले हम देखते हैं कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं. केमिकल रिएक्शंस क्या, अभी हमने पढ़ा कि किसी भी चीज़ में किसी भी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस जब एक दूसरे से ऐड होते हैं तो अगर वो फिजिकली ऐड होते हैं तो वो क्या बना लेते हैं, मिक्सचर. एंड अगर वो केमिकली ऐड होते हैं, केमिकली ऐड होने का अर्थ है यानी वो आपस में बॉन्ड बना लेते हैं. जैसे कि अगर आपने कई लोगों से आप मिलते हो इस दुनिया में, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ आप एक स्पेशल बॉन्ड बनाते हो, जैसे किसी के साथ फ्रेंडशिप का, किसी के साथ बुआ आंटी अंकल, है ना, ये कुछ हमारे बॉन्ड होते हैं. नेबरहुड का बॉन्ड, फ्रेंडशिप का बॉन्ड, ये सारे बॉन्ड के नाम होते हैं. तो कुछ जो स्पेशल बॉन्ड बनाते हैं तो उनसे जो हमारा अटैचमेंट होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है. तो इस तरह से जब कोई भी दो एलिमेंट कुछ स्पेशल तरीके का बॉन्ड बना के मिक्स करते हैं, मिक्स होते समय बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, तो वो एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं और उसे हम कहते हैं केमिकली बाइंड हो गए. और जब इस तरह की चीज़ें होती हैं, जब वो बॉन्ड बनते हैं तो एज अ रिजल्ट कुछ ना कुछ बाहर निकल के आता है. तो जो रिजल्ट होता है उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट, उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट, यानी एक नया तरीके का सब्सटेंस बाहर आता है. जैसे अगर आपने अपने पड़ोसी से एक बॉन्ड बनाया फ्रेंडशिप का, एज अ रिजल्ट आपको क्या मिलता है कि आपकी प्रॉब्लम में वो आपकी हेल्प करते हैं, आप दोनों का रिलेशन एक अलग तरीके से देखा जाने लगता है ना, और लोगों के अपेक्षा उससे रिलेशन अलग हो जाता है. ऐसी केमिस्ट्री में भी जब हमारे पास कोई भी दो एलिमेंट्स होते हैं वो आपस में केमिकली बॉन्ड बनाकर कुछ नया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं, इस तरह के पूरे इस सिस्टम को हम कहते हैं केमिकल रिएक्शंस. तो ये जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो ढेरों होती हैं, मतलब वास्ट नंबर, यू कांट काउंट. केमिकल हर जगह हमारे आस पास सराउंडिंग, कभी कोई चीज़ बनती है तो कभी कोई चीज़ टूटती भी है. जिस तरीके से चीज़ें बनती हैं तो चीज़ें टूटती भी हैं, है ना. जैसे किसी और से अगर आप पर्टिकुलर एक तरह का एलिमेंट बाहर निकालना चाहते हो तो इसमें हमको बॉन्ड को तोड़ना पड़ता है. तो इस तरीके से कई तरह के बॉन्ड टूटते हैं, बनते हैं, कभी कभी रीअरेंज होते हैं, है ना. तो ये जो सारा खेल होता है वो केमिकल रिएक्शंस में होता है. और केमिकल रिएक्शन क्योंकि इतने सारे हैं तो कभी भी कोई चीज़ तब हमारे पास बहुत लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होती है, ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती है, तो उसे सिस्टमेटिक पढ़ने के लिए, स्टडी करने के लिए हम उसे कुछ ग्रुप्स में डिवाइडेशन करते हैं. तो यहाँ हम केमिकल रिएक्शंस को भी कुछ ग्रुप में बांटेंगे. तो देखते हैं केमिकल रिएक्शन क्या होती है. इट इज अ प्रोसेस दैट लीड्स टू द केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन सेट ऑफ केमिकल सब्सटेंस टू अनदर, यानी कोई भी एक तरह का कोई प्रोडक्ट है केमिकल और उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया, मतलब बदल दिया गया अगर दूसरे प्रोडक्ट में. यहाँ पर वर्ड क्या यूज हुआ है बच्चों, ट्रांसफॉर्मेशन. ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर हम सिंपल चेंज की बात नहीं कर रहे हैं. ट्रांसफॉर्म हो गया, पूरे तरीके से चेंज हो गया, यानी उसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज बदल गई. तो इस तरीके का जब एक केमिकल सब्सटेंस दूसरे केमिकल सब्सटेंस में ट्रांसफॉर्म्ड हो गया है तो उसमें जो रिएक्शन इन्वॉल्व होती है उसे हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं. जो प्रोसेस इन्वॉल्व होती है उसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं. एंड केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व फॉर्मिंग एंड ब्रेकिंग, फॉर्मिंग यानी बनाना एंड ब्रेकिंग यानी तोड़ना, और केमिकल बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स.
तो केमिकल रिएक्शन के कुछ एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पहला दिया गया है NaCl। NaCl आपको पता होगा एक सॉल्ट होती है। सॉल्ट को अगर हम तोड़ने की कोशिश करें तो यहाँ पर सोडियम और क्लोरीन, ये दो हमारे अलग अलग फॉर्म में मिल जाते हैं हमको। जैसे HCl एसिड है, NaOH हमारा एक बेस होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो एसिड और बेस इन दोनों को मिक्स किया। कई बच्चों को डाउट होता है कि एसिड और बेस आपस में हम कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं कि कौन सा एसिड है बेस है। तो इसमें भी हमारा आगे आने वाले चैप्टर्स में हम इसके लिए भी लेक्चर प्रिपेयर करेंगे। तो एसिड जनरली वो होते हैं जिसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, और जो हाइड्रोक्सिल आयन वाले कंपाउंड होते हैं उन्हें हम बेस कहते हैं। तो एसिड और बेस जब मिक्स करते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन तरह की एक रिएक्शन होती है जिसमें कि सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है और वाटर का। तो यहाँ पे हमारा एक सॉल्ट बना है NaCl और वाटर बना है H2O। तो CH4 यानी मीथेन। मीथेन अगर ऑक्सीजन के साथ मिक्स की जाए, तो ध्यान रखो कभी भी कोई कंपाउंड को अगर हम ऑक्सीजन के साथ, तो ऑक्सीजन हमारे एयर में सराउंडिंग में प्रेजेंट होती है, और उसमें अगर आप हीट प्रोवाइड करते हो, साथ में क्या प्रोवाइड करते हो, हीट प्रोवाइड करते हो। तो हीट प्रोवाइड करने के कारण ये कभी भी एरो में, ये जो एरो होता है, एरो के नीचे अगर आप ऐसा ट्रायंगल शेप बनाते हो तो डैट रिकॉग्नाइज हीट, मतलब आप उस रिएक्शन में हीट प्रोवाइड कर रहे हो, एक्सटर्नल हीट सोर्स प्रोवाइड करो। तो क्या हो गया, वो जो मीथेन है वो बर्न हो जाता है। तो ध्यान रखिए ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो बर्निंग होती है उसको हम केमिस्ट्री लैंग्वेज में कहते हैं कंबशन। इट इज कॉल्ड द कंबशन प्रोसेस। ओके, तो यहाँ कंबशन हो रहा है जिसमें क्या क्या फॉर्म हुए हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो इस तरीके से अलग अलग सब्सटेंस थे जो कि रिएक्शन होने के बाद कुछ नए तरह के अलग सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ध्यान देने वाली बात यहाँ है कि ये जो एरो बना हुआ है बीच में, इस एरो के लेफ्ट हैंड साइड में जो कुछ भी प्रेजेंट होता है या जो कुछ भी लिखा होता है उन्हें हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स। क्या बोलते हैं हम, रिएक्टेंट्स। एरो के लेफ्ट हैंड साइड में जो कुछ भी प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं रिएक्टेंट। या फिर बेटर इसको आप ये बोल सकते हो, एरो जहां से स्टार्ट होता है, अगर ये पूरा एरो है आपका तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ये, एंड एंडिंग पॉइंट कहाँ है, जहां पे ये एरो का साइन होता है, ये इसका एंडिंग पॉइंट है। तो जो एरो का स्टार्टिंग पॉइंट होता है उस साइड में हम क्या लिखते हैं, रिएक्टेंट। जो कुछ भी लिखा होता है, वेदर इट बी 1 2 3, कुछ भी नंबर हो सकता है। जैसे पहले वाले रिएक्शन में एक रिएक्टेंट है, दूसरे में 2 रिएक्टेंट है, थर्ड वाले में भी 2 रिएक्टेंट प्रेजेंट है। तो यहाँ जो प्रेजेंट होता है उन्हें हम कहते हैं रिएक्टेंट। मतलब जो सब्सटेंस रिएक्ट करने वाला होता है केमिकल रिएक्शन में उसे हम रिएक्टेंट कहते हैं। एंड एरो के फाइनल एंड में, जहाँ एरो का ये साइन बना होता है उसके फाइनल एंड में, यानी राइट हैंड साइड में जो कुछ भी लिखा होता है उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। उसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। मतलब फाइनल रिजल्ट, रिएक्शन करने के बाद जो नया सब्सटेंस फॉर्म होता है वो हमारा कहलाता है प्रोडक्ट। तो ऑलवेज कैसा लिखा जाता है, इट विल बी रिएक्टेंट एरो प्रोडक्ट। और ये जो एरो है वो क्या दर्शाता है, इट शोज द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। क्योंकि रिएक्शन हमारी फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकती है और कभी कभी बैकवर्ड डायरेक्शन में भी रिएक्शन हो सकती है। बैकवर्ड डायरेक्शन में ध्यान रखिएगा, अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन हो रही है तो अगेन ये इस तरीके से जो लिखना होगा, दिस विल बी द रॉन्ग वे। ठीक है, हमेशा राइट वे क्या होता है कि एरो जहां से भी चालू होता है, एरो जहां से चालू होता है वहां पर हम रिएक्टेंट लिखेंगे, एंड एरो जहां कंप्लीट होता है वो साइड हमारा प्रोडक्ट होगा। तो ये हमारी फॉरवर्ड रिएक्शन है और ये हमारी बैकवर्ड रिएक्शन है। कभी कभी ऐसी कुछ रिएक्शंस होती हैं जिसमें जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है वो इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं एक दूसरे में। कुछ केमिकल प्रोसेस या कुछ कंडीशंस बदल देने पर वो एक दूसरे से इंटर कन्वर्ट किए जा सकते हैं। तो उस तरह की रिएक्शंस को हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। और ये जो एरो साइन है वो इस तरीके से उसमें बनाया जाता है। ओके, क्लियर। तो ये एरो का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किस तरफ होगा, किस साइड होगा, इसको ध्यान रखना ज़रूरी है। चलिए, तो अब हम देखते हैं हमारे, ये आपको समझ में आ गया। ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन द सब्सटेंस दैट रिएक्ट आर नोन एज रिएक्टेंट, वेयर एज द सब्सटेंस which are formed during a chemical reaction are known as product.
An arrow is drawn between the reactant and product to indicate the direction of chemical reaction. Okay, तो अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन बहुत सारे होते हैं. केमिकल रिएक्शन मतलब किस तरह की प्रोसेस चल रही है, कौन सी एनर्जी इन्वॉल्व हो रही है, क्या चीज़ बाहर बन रहा है, प्रोडक्ट किस तरीके का बन रहा है, रिएक्टेंट किस टाइप के प्रेजेंट हैं. इन आधार पे हमारे केमिकल रिएक्शंस या इन बेसिस पर केमिकल रिएक्शन बहुत अलग अलग टाइप से डिवाइड किए जा सकते हैं. बट बेसिक केमिकल रिएक्शन 4 टाइप्स के होते हैं. कौन कौन से होते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड वन इज द डिकम्पोजिशन, थर्ड इज द डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्थ इज द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. इन 4 बेसिक टाइप्स के अलावा हमारे पास कुछ अदर टाइप्स भी होते हैं जिनको हम पढ़ेंगे. ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं रिडॉक्स. दूसरा है कंबशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एंड हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन. तो आज के लेक्चर में हम ध्यान देंगे हमारे बेसिक 4 रिएक्शन के ऊपर एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे हमारे ये जो अदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं. सभी तरह के रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इनका हमारी लाइफ में बहुत रोल है. डे टू डे लाइफ में ये रिएक्शंस होते हैं. इन्हें अच्छे से पहचानना कि कौन सा रिएक्शन किस टाइप का है, इसको आइडेंटिफाई करना, रिकॉग्नाइज करना और इनको ग्रुप्स में डिवाइड करना, ये भी हम साथ ही साथ सीखेंगे और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी देखेंगे. ओके, देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन. वर्ड से ही समझ में आ रहा है कंबाइन. कोई भी चीज़ जब कंबाइन करती है तो उसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन. अब यहाँ कंबाइन करके ये तो हमने देखा कि केमिकल रिएक्शन में कोई भी नई चीज़ बनती है, तो यहाँ पर भी कोई ना कोई नई चीज़ बन रही है. बट यहाँ वो चीज़ें बन कैसे रही है? सिंथेसाइज हो रही हैं. जैसे कि अगर आप बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों को मिक्स करके और एक बड़ी चीज़ बनाना चाहो तो उसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन या फिर सिंथेसिस रिएक्शन. आपने अगर चाय बनाई है तो चाय में आप क्या कर रहे हो? चाय पत्ती, दूध, शक्कर, ये सारी चीज़ें आपस में मिक्स कर रहे हो. सब अपने अपने अलग अलग इंग्रेडिएंट्स है. वैसे वो वाला जो रिएक्शन नहीं कहेंगे, वहाँ पे फिजिकल प्रोसेस हो रही है क्योंकि सारी चीज़ें फिजिकली बाइंड कर रही हैं, है ना. यहाँ पर हम देख रहे हैं केमिकल रिएक्शन. हाँ, उसमें भी केमिकल रिएक्शन होती है क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारी उसमें फिजिकल और केमिकल दोनों तरह की प्रोसेस होती है. बट अभी हम देखते हैं केमिकल रिएक्शन कॉम्बिनेशन में जब 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, दैन इट इज़ नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कॉम्बिनेशन रिएक्शन में सपोज आपके पास एक एलिमेंट है A और दूसरा एलिमेंट है B. तो जब आप A और B को मिक्स करते हैं तो आपके पास क्या बन जाता है? AB. अब ये जो AB है इसके बीच में एक केमिकल बॉन्ड प्रेजेंट है. अभी जो ये AB थे ये सेपरेट थे, अब इन दोनों के बीच में केमिकल बॉन्ड है और इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट है. तो इस तरह की रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं. कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम बेटर कभी कभी सिंथेसिस रिएक्शन भी बोलते हैं. सिंथेसिस क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को, इंग्रेडिएंट्स को जोड़कर हम एक बड़ा नया प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं. ओके, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कई तरह, क्योंकि हमने देखा है जो हमारे एलिमेंट्स हैं इनको हम कई ग्रुप्स में बांट सकते हैं. कहीं ना कहीं केमिस्ट्री के जो एलिमेंट्स हुए हैं वही आपस में कंबाइन कर रहे हैं. तो एलिमेंट्स को हमने कई ग्रुपों में बांट रखा है. मेटल, नॉन मेटल, है ना. मेटल, नॉन मेटल, कई तरह के ग्रुप में मेटलॉइड्स हो गए और ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं, है ना. तो इस तरह से कई अलग अलग ग्रुप्स में हमने एलिमेंट्स को डिवाइड किया हुआ है. आपने पीरियोडिक टेबल भी पढ़ी है. पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट्स हैं जो आज हमको नोन है. तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये जो हमारे एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं ये कई तरह के हो सकते हैं. कभी कभी ये एलिमेंटल फॉर्म में ही प्रेजेंट हो सकते हैं. जैसे ये देखते हैं अपन लोग, इसको और अच्छे से समझने के लिए आप देखो. ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैन बी बिटवीन एलिमेंट्स. यहाँ 2 एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करके, जैसे यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन, ये 2 सेपरेट एलिमेंट्स से कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रहे हैं. बिटवीन कंपाउंड्स, कभी कभी कंपाउंड्स आपको पता है जब 2 एलिमेंट आपस में कंबाइन करके 2 एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आपस में कंबाइन करके फॉर्म करते हैं तो उन्हें हम कंपाउंड बोलते हैं. जैसे यहाँ पे वाटर H2O और कैल्शियम ऑक्साइड आपस में मिक्स करके क्या बना रहे हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. बिटवीन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड, और कभी कभी एक एलिमेंट मतलब
जैसे ऑक्सीजन एक मॉलिक्यूल है और ये कंबाइन किया है कार्बन मोनोऑक्साइड से, दोनों मिक्स करके बना रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए यहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, यहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो कई तरह के रिएक्शंस है, कभी कभी एक तरह का प्रोडक्ट होता है, बट ये सभी रिएक्शन किस टाइप की है? कॉम्बिनेशन। क्यों? कॉम्बिनेशन रिएक्शन में सबसे ध्यान रखने वाली बात है, इसका की पॉइंट है, कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन नंबर ऑफ रिएक्टेंट मोर देन वन होते हैं। इट इज़ ऑलवेज मोर देन वन। तो मोर देन वन 2, 3, 4, 5 कितने भी हो सकते हैं, ओके, बट द प्रोडक्ट विल ऑलवेज बी अ सिंगल। ठीक है, प्रोडक्ट केवल एक बनेगा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन जनरली क्या होते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे दो चीज़ों को जब जोड़ा है तो एक नया तरीके का बॉन्ड बना है। जब आप एक दूसरे से मिलते हो तो कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ता है, अपनी बहुत सारी चीज़ें छोड़नी होती है ना। बहुत सारी चीज़ें, जैसे अगर आप किसी से फ्रेंडशिप करते हो तो बहुत सारी चीज़ें जो आपको आपके फ्रेंड को पसंद नहीं है वो चीज़ें आपको अवॉइड करनी होती है, तो कुछ चीज़ें बाहर निकालनी होती है। तो इसी तरीके से कॉम्बिनेशन रिएक्शन जब हम करते हैं तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक नेचर का होता है। तो आइए हम समझते हैं एक्सोथर्मिक वर्ड यहाँ क्यों यूज़ किया गया है। एक्सोथर्मिक यानी जितने भी रिएक्शंस होते हैं हमारे केमिस्ट्री में वो दो ग्रुप्स में उसको दो एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन किया गया है। एक तो वो होता है एंडो और एक होता है एक्सो। एक होता है एंडोथर्मिक और एक होता है एक्सोथर्मिक। तो देखते हैं एंडोथर्मिक वर्ड का मीनिंग क्या होता है। बच्चों एंडो वर्ड का मीनिंग होता है, एंडो जो होता है उसको मतलब हम कहते हैं अंदर, और थर्मिक वर्ड का मीनिंग होता है इनसाइड। एंडो यानी इनसाइड और थर्मिक वर्ड का मीनिंग होता है हीट। इसी तरीके से एक्सो मतलब होता है बाहर और थर्मिक वर्ड का मीनिंग अगेन होता है हीट। तो वर्ड से ही समझ में आया, एंडोथर्मिक यानी हीट को अंदर लेना, यानी कि अगर केमिस्ट्री वाली लैंग्वेज में बोले तो हीट को एब्जॉर्ब करना। तो जिस तरह के रिएक्शन में हमको हीट को एब्जॉर्ब करनी होती है, कहीं एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, कोई भी कंपाउंड या कोई नया सब्सटेंस बनाते वक्त अगर हीट के एब्जॉर्ब किया जाए तो उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। और ऐसे रिएक्शन जो जनरली फॉर्म नया कंपाउंड बनाते समय हीट को बाहर निकाले, एक्स्ट्रा हीट जो उनके अंदर एक्स्ट्रा हीट एनर्जी होती है या जो भी स्टोर्ड हीट एनर्जी होती है उसको अगर वो बाहर रिलीज करते हैं अपने आस सराउंडिंग में, तो उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन में हमने क्योंकि हीट एब्जॉर्ब करवाई तो सराउंडिंग क्या हो जाएगा? कूल हो जाएगा। सिंपल सी बात है ना कि अगर आपके पास एक यहाँ मेटल है, अगर इसने सराउंडिंग की हीट को एब्जॉर्ब कर लिया तो सराउंडिंग कैसा हो जाएगा? इसने तो अपनी हीट इसको दे दी, तो सराउंडिंग कैसा हो जाएगा? कूल हो जाएगा और ये सब्सटेंस थोड़ा हॉट हो जाएगा। बट अगर कोई नया तरह का सब्सटेंस है, अगर इसने फॉर्मेशन के दौरान हीट को बाहर रिलीज किया तो यहाँ का जो सराउंडिंग हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा? हॉट हो जाएगा और ये सब्सटेंस कैसा हो जाएगा? कूल हो जाएगा। तो ध्यान रखना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन किस तरह की रिएक्शन होती है? एक्सोथर्मिक। यानी कि अब आपको समझ में आया, वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन जब दो कंपाउंड आपस में मिलकर, या कोई भी दो एलिमेंट या एक एलिमेंट और कंपाउंड आपस में मिक्स करके एक नया प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, तो उस दौरान क्योंकि इन लोगों के बीच में बॉन्ड बनता है, एक नया बॉन्ड बनता है, तो इस तरह के रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ध्यान रखना, बॉन्ड, जब भी बॉन्ड बनता है तो कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ता है, ये ट्रिक याद रखिए। जब भी बॉन्ड बनता है तो कुछ ना कुछ छोड़ना होता है, हमें अपनी कोई ना कोई आदत छोड़नी पड़ती है बॉन्ड बनाने के लिए किसी से, है ना। तो इसलिए छोड़ रहे हैं मतलब बाहर दे रहे हैं। तो ऐसी केमिकल रिएक्शन का वर्ड याद रखिएगा कि हम बाहर कर रहे हैं, इसलिए एक्सोथर्मिक, बाहर की ओर जा रहा है। हीट एनर्जी कहाँ जा रही है? बाहर जा रही है, सराउंडिंग में जा रही है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर यूजुअली एक्सोथर्मिक इन नेचर बिकॉज व्हेन द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द एलिमेंट्स हीट इज रिलीज्ड। ओके, तो इसके कुछ एग्जांपल्स देखिए अपन, जैसे वाटर और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिक्स करके वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। वाटर इज अ डिफरेंट। एमोनिया और HCl एक एसिड है, इन दोनों को मिक्स करके हम एमोनिया क्लोराइड बना रहे हैं। मैग्नीशियम ऑक्सीजन को मिक्स करके MgO बना रहे हैं, है ना। जनरली ये जो रिएक्शंस होती है इसको NaCl
सोडियम और क्लोरीन को मिक्स किया तो NaCl बन रहा है। BaF2 बेरियम और फ्लोराइड को मिक्स किया तो बेरियम फ्लोराइड बन रहा है। आयरन और सल्फर को किया तो आयरन सल्फाइड बन रहा है। आप ये ध्यान देखिए यहाँ मेटल है ये, और ये नॉन मेटल है। तो जब भी कोई मेटल नॉन मेटल से मिक्स करता है तो एनायनिक कंपाउंड बनाता है। एनायनिक कंपाउंड इसलिए बोला मैंने, जैसे यहाँ पर मैंने देखा सोडियम किससे मिक्स कर रहा है? क्लोरीन एक नॉन मेटल है, तो ये बना क्या रहा है? सोडियम क्लोराइड। क्या बना रहा है ये? सोडियम क्लोराइड। आपके सरनेम से आपकी पहचान होती है ना, तो इसका सरनेम क्या हो गया? क्लोराइड। तो क्लोराइड एक कैसा है? एनायनिक, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं एनायनिक कंपाउंड। ओके, दो तरह के कंपाउंड हो सकते हैं, कैटायनिक कंपाउंड और दूसरा होता है एनायनिक। जो नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं, जिनके सरनेम नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं तो एनायनिक कंपाउंड, और जिसके सरनेम पॉजिटिव चार्ज वाले होंगे तो कैटायनिक कंपाउंड। ओके, समझ में आया? तो इसी तरीके से आयरन सल्फर, तो आयरन सल्फाइड भी एक तरीके से एनायनिक कंपाउंड है। ठीक है, तो ये था हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बाद अब हम देखते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन को। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल कंपाउंड, ध्यान दीजिए, सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स इनटू टू और मोर सिंपल कंपाउंड इज नोन एज डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन वर्ड का हिंदी में मीनिंग होता है टूटना, बिखेरना। इसको हम डिसोसिएशन रिएक्शन भी बोलते हैं। तो जब दो या दो से ज़्यादा, यहाँ कंपाउंड बोला गया है क्योंकि कोई भी चीज़ जब टूट रही है तो पहले से कुछ जुड़ा हुआ होगा, तब तो टूटने के लिए कुछ होगा उसके पास। तो पहले से अब यहाँ पर हमारे जो रिएक्टेंट है वो एलिमेंटल फॉर्म में नहीं होते, वो किस फॉर्म में होंगे? कंपाउंड फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। ऑलरेडी वो एक सिंगल कंपाउंड है और उस सिंगल कंपाउंड से हम बहुत सारे रिएक्टेंट बना सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान, प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो यहाँ हमारे ध्यान रखने वाली चीज़ क्या है? प्रोडक्ट मोर देन वन हो सकते हैं, रिएक्टेंट वन सिंगल होता है। ओके, रिएक्टेंट क्या होते हैं? सिंगल। कभी कभी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड कर सकते हैं अपन लोग, जैसे वाटर कभी कभी ऐड कर लेते हैं या ऑक्सीजन, ठीक है, बट ज़्यादातर केसेस में एक सिंगल रिएक्टेंट होता है। रिएक्टेंट केवल कितना होता है? वन, सिंगल होता है, और प्रोडक्ट हमारे मोर देन वन होते हैं। प्रोडक्ट क्या होता है? मोर देन वन। इसको हम डिसोसिएशन रिएक्शन भी बोलते हैं। जैसे यहाँ देखिए एक्स वाई ऑलरेडी पहले से बाउंडेड फॉर्म में है, अब इसको जब हमने सेपरेट किया तो x अलग हो गया और y अलग हो गया। द रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड डिकम्पोज, यानी बिखर जाते हैं या टूट जाते हैं, ड्यू टू हीटिंग। अगर हीट अप्लाई करने पर कोई चीज़ टूटता है तो उसको हम थर्म वर्ड, कहीं भी जैसे पिछले भी थर्मिक वर्ड यूज़ किया था, एक्सोथर्मिक। थर्म वर्ड का मीनिंग ये होता है हीट। तो जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो उसको थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे तो इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन बोलेंगे। अगर उसमें हम लाइट प्रोवाइड करके उसको तोड़ रहे हैं तो उसको फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन बोलेंगे। तो डिकम्पोजिशन के भी कई टाइप हो सकते हैं। क्या हो सकता है? थर्मल डिकम्पोजिशन, अगर हमने हीट प्रोवाइड की है तो। फिर इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की है तो। और फोटो डिकम्पोजिशन, यानी यहाँ पर आप नोट डाउन कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, और दूसरा है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, एंड फर्स्ट वन इज द थर्मल डिक। तो इस तरीके से डिकम्पोजिशन रिएक्शन को भी हम सब डिवाइड करके 3 ग्रुप्स में बांट सकते हैं, डिपेंडिंग कि किस तरह, कौन सा सोर्स ऑफ एनर्जी वो यूज़ करके उसको तोड़ने में मदद कर रहा है, कंपाउंड को तोड़ने में मदद कर रहा है। ओके, तो किस तरह की एनर्जी हमने यूज़ करी है? अगर जैसे सनलाइट यूज़ करी है, आपने देखा होगा, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। जैसे अगर आपके पास आयरन हो, आयोडीन हो, आयोडीन के क्रिस्टल्स होते हैं आपके पास, ये I2 है आपके पास, I2 के क्रिस्टल्स, ये मॉलिकुलर फॉर्म में है। तो जब आप सनलाइट प्रोवाइड करते हो, ठीक है, यहाँ पे आपके पास सन है, ये सनलाइट प्रोवाइड कर रहे हो आप इसके ऊपर, तो ये क्या होता है? ये सनलाइट है। जैसी सनलाइट पड़ती है, आप आयोडीन के क्रिस्टल सिंपल अगर आप जाके टेरेस में रख देते हो, सनलाइट प्रोवाइड करने के बाद ये जो ये एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। अभी ये बाइंडेड मॉलिकुलर फॉर्म में थे, अब क्या हो गए? अलग अलग आयन के एटम्स अलग अलग हो गए। आ गई बात समझ में? इसी तरीके से एक बहुत पहले टाइम पे यूज़ किया जाता था, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है AGBR। AGBR यानी
सिल्वर ब्रोमाइड, है ना। ये क्या होता है, आपने देखा होगा पहले वो जो फोटो मतलब कैमरा होता था, कैमरे में एक रील लगी होती थी और आप फोटो खींचते जाओ और उसके बाद वो जो रील होती है आप उसको धुलने के लिए देते थे, है ना, किसी स्टूडियो में। तो धुलने के लिए जो प्रोसेस यूज़ होती थी वो यही होता था। तो AgBr एक्चुअली सिल्वर ब्रोमाइड का एक सॉल्यूशन है। तो जो भी लाइट ऑब्जेक्ट में रिफ्लेक्ट होती है फोटोग्राफ, तो उससे हम क्या करते हैं, उसको ये Ag में टूट जाता है और साथ में Br सेपरेट हो जाता है। ये रिएक्शन बहुत यूज़ होती है फोटोज़ तैयार करने के लिए। ये रिएक्शन बहुत कॉमन है, बहुत यूज़ हुआ करती थी पहले के टाइम, बट आजकल तो डिजिटल वर्ल्ड है, सारी चीज़ें बहुत ईजिली अवेलेबल हो गई है, तो ये प्रोसेस अब बहुत कम यूज़ होती है। ये रील धोने के लिए, रील को फोटोग्राफ में चेंज करने के लिए यूज़ किया जाता था। ओके, सिल्वर ब्रोमाइड को अगर लाइट की प्रेजेंस में हम वो करके रिएक्शन करवाते हैं तो वो Ag और Br में सेपरेट आउट हो जाते हैं। ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन के भी कई सारे आप रिएक्शंस देख सकते हो। जैसे थर्मल में HgO मतलब HgO यानी मरकुरी ऑक्साइड। तो मरकुरी ऑक्साइड है, इसको अगर आप ध्यान रखो, कभी भी कोई भी चीज़ हीट प्रोवाइड होता है तो क्या बताया था मैंने, आप ये ट्रायंगल शेप वो कर सकते हो, एरो के नीचे ड्रॉ कर सकते हो। तो जैसे ही हमने हीट प्रोवाइड किया तो ये किस में टूट जाते हैं, 2Hg प्लस, यहाँ पे बैलेंस करने के लिए 2 यहाँ पे भी लगा दो, और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अलग हो गया और Hg अलग हो गया। ये प्रिस्ले नाम के एक साइंटिस्ट थे पहले, सबसे पहले जब आपके, वैसे तो आपको पता है कि ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में नेचर में ही प्रेजेंट है, बट अगर गैशियस O2 को फर्स्ट टाइम मतलब आर्टिफिशियली जो गैशियस O2 का सैंपल तैयार करने के लिए जोसेफ प्रिस्ले करके एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये रिएक्शन यूज़ करी थी HgO। तो इसमें 2Hg इन्होंने हीट एनर्जी प्रोवाइड करी मरकुरी ऑक्साइड में। तो क्या हमारे पास फॉर्म है, एक O2 फॉर्म हुआ गैशियस फॉर्म का, और 2Hg मतलब मरकुरी के एटम, 2 मरकुरी के एटम और एक O2 मॉलिक्यूल गैशियस फॉर्म में हमें ऑब्टेन होता है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन इस तरीके से हम देख रहे हैं कि हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल है ना, पहले भी थी और अभी भी बहुत यूज़फुल है। कई तरह के रिएक्शंस होते हैं। इसी तरीके से एक रिएक्शन होता है क्विक लाइम, अगर आपको प्रिपेयर करना है। क्विक लाइम कैसे प्रिपेयर करते हो, आपके पास एक कंपाउंड होता है CaCO3, CaCO3 ये कंपाउंड है। इसको जब आपने हीट प्रोवाइड किया, टूटा, तो टूटने के बाद ये क्या क्या बनाता है, CaO प्लस CO2, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और CO बनता है। ये जो CO है ये क्विक लाइम है। अगेन इस क्विक लाइम को अगर आप वो करते हो, यूज़ करते हो, तो ये लाइमस्टोन, मार्बल, ये सारी चीज़ें प्रिपेयर करने के लिए यूज़ होता है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का बहुत यूज़ होता है। कई एक तरह के कंपाउंड, जो CaCO3 है ये मार्बल का वो है, मार्बल को अगर आप हीट करते हो तो क्विक लाइम और CO2 का फॉर्मेशन होता है। ये इंडस्ट्री पर्पज से इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है। ओके, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बहुत यूज़ होते हैं। देखते हैं, दीज रिएक्शन ऑफन इन्वॉल्व एन एनर्जी सोर्स। इनमें आप देखा कि हम एनर्जी सोर्स लगती है, कभी हीट लगती है, कभी लाइट, कभी इलेक्ट्रिसिटी। अगर हीट लगेगी तो थर्मल डिकम्पोजिशन, लाइट लगेगी तो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, और इलेक्ट्रिसिटी लगेगी तो इलेक्ट्रोलाइटिक। वर्ड यूज हो रहा है लाइटिक, लाइटिक वर्ड का मीनिंग होता है टूटना। that breaks apart the bond of compound and so generally are endothermic। ओके, तो अभी हमने देखा कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक नेचर के थे, बट जो हमारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो कैसे है, एंडोथर्मिक, यानी इसमें हीट एनर्जी। स्वाभाविक सी बात है, यहाँ पर आप कोई चीज़ तोड़ रहे हो, जब तोड़ रहे हो तो एक्स्ट्रा हीट एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो बट सम आर एक्सेप्शन, सारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक नहीं होते, मोस्टली दे आर एंडोथर्मिक, बट देयर आर सम एक्सेप्शंस। एक एक्सेप्शन एक उसका ये भी है, वो आपके पास अगर ओजोन है O3 को अगर आप तोड़ना चाहते हो तो ये एंडोथर्मिक नहीं होता, ये एक्सोथर्मिक होता है। हीट एनर्जी क्या होती है, क्योंकि ओजोन नेचर में ऑलरेडी प्रेजेंट होती है, वो अपने आप लाइट एनर्जी पड़ने पर, आपको पता है ना कि ओजोन में अगर लाइट मिक्स कर दो, मतलब लाइट एनर्जी जो यूवी रेडिएशंस होते हैं, तो यूवी रेडिएशंस पड़ता है तो क्या हो जाता है, वो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन गैस में प्लस ऑक्सीजन एटॉमिक ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाते हैं। आई बात समझ में।
तो ये एक्सोथर्मिक नेचर का होता है। ये एक्सेप्शन आप याद रखिए। ये है तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्योंकि एक कंपाउंड था जो कि दो प्रोडक्ट बना रहे हैं। एक रिएक्टेंट था हमारे पास और नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं, 2 हैं, है ना। और कोई भी चीज़ क्या हो रही है, टूट रही है, इसलिए हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। बट इसका नेचर कैसा, एक्सोथर्मिक है। ओके, जनरली इसको होना एंडोथर्मिक चाहिए था, पर ये एक्सोथर्मिक है। ओके, दीज रिएक्शंस आर कंसीडर्ड जस्ट अपोजिट टू केमिकल सिंथेसिस रिएक्शन। ये तो हमें समझ में आ ही गया कि ये जो हमारे हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के जस्ट अपोजिट होते हैं कई जगह, क्योंकि कैसे कैसे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन में 1 रिएक्टेंट था, प्रोडक्ट कई सारे थे। दूसरा, इस केस में क्या हुआ, रिएक्टेंट एक होता है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट कई सारे हैं। कॉम्बिनेशन के केस में प्रोडक्ट एक होता है, रिएक्टेंट कई सारे होते हैं, ठीक है। दूसरा यहाँ पर डिफरेंस है कि वो एक्सोथर्मिक नेचर का होता है, एंड इस वाले केस में हम बोल सकते हैं कि दे आर मोस्टली एंडोथर्मिक इन नेचर, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 2KClO3 gives 2KCl plus 3O2, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन। सोडियम क्लोराइड तो सोडियम प्लस क्लोरीन। HgO मतलब मर्कुरी ऑक्साइड तो Hg प्लस O2। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट एक मार्बल का फॉर्मूला है, इसको अगर करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड मतलब क्विकलाइम और कार्बन डाइऑक्साइड। लेड नाइट्रेट तो लेड ऑक्साइड प्लस O2। तो यहाँ सभी जगह आप देख रहे हो जो हमारा रिएक्टेंट है, एरो के लेफ्ट हैंड साइड में जो कुछ भी प्रेजेंट है वो क्या है, सिंगल है। बट एरो के इस साइड में जो कुछ भी प्रेजेंट है वो कैसा है, डबल है, मोर देन 1 है। तो इस तरह के रिएक्शन को, क्योंकि टूट रहा है, टूटने के बाद वो एक से ज़्यादा हो जाते हैं, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड लास्ट वाला एग्जांपल देखिए, जैसे O3 प्लस HU, यहाँ पे हमने लाइट H म्यू, ये जो H म्यू क्या है, एक तरह से लाइट को दर्शाता है, फोटोन ऑफ लाइट, ये फिजिक्स में आप पढ़ते हो। और H2O क्या होता है, वाटर। वाटर को हम सिंपल हीट एनर्जी दे के नहीं तोड़ सकते, इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी देते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हैं, तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। तो यूज़ ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन कई जगह हुआ, जैसे अभी अपन ने देखा एक क्विकलाइम वाला देखा, कैल्शियम ऑक्साइड CaO है जिसको क्विकलाइम बोलते हैं, तो इसके मैन्युफैक्चर के लिए, सीमेंट के मैन्युफैक्चर के लिए। मेटलर्जिक प्रोसेस, मेटलर्जिक प्रोसेस यानी जब भी हम किसी मेटल को ऑक्साइड या क्लोराइड से ऑब्टेन करते हैं, जैसे कोई ऑक्साइड में कोई फॉर्म है ZnO है तो जिंक ऑक्साइड, अगर उससे हमको जिंक ऑब्टेन करना है तो इस प्रोसेस को डिकम्पोज, है ना, डिकम्पोज करके उसको तोड़कर ही हम ऑब्टेन कर सकते हैं। इसी तरीके से सोडियम क्लोराइड से अगर हमको सोडियम को ऑब्टेन करना है तो हम कैसे उसको तोड़कर ही ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बहुत सारे यूजफुल हैं जो हम इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। हमारे पास कंपाउंड अवेलेबल होते हैं, बट उससे पर्टिकुलर एक तरह का कोई एलिमेंट ऑब्टेन करना है अगर हम, तो उसे डिकम्पोज करके ऑब्टेन कर सकते हैं। टुडे देयर इज़ अ यूज इन द वाइड वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट, कई तरह के वाइड वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स हम अपनी इंडस्ट्रीज में प्रिपेयर करते हैं डिकम्पोजिशन का यूज़ करके। ओके, एक बहुत अच्छी रिएक्शन होती है, मैं आपको इसका यूज़ बता रही हूँ, सोडियम एजाइड, आपने सुना होगा, सोडियम एजाइड होता है। तो सोडियम एजाइड मतलब NaNO2, Na2, हाँ Na3N2 ऐसा करके फॉर्मूला होता है सोडियम एजाइड। तो सोडियम एजाइड को अगर आप हीट करते हो तो हीट करने पर क्या होता है, सोडियम और N2 बनता है। ओके, एक सोडियम सोडियम एलिमेंट मिल जाता है और साथ में हमको क्या मिलता है, N2 मतलब सोडियम मिल जाता है। तो सोडियम एजाइड को अगर हम हीट करते तो यहाँ पे भी रिएक्शन क्या हो रही है, हमारी रिएक्शन कैसी हो रही है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रही है, वेरी क्लियर। ओके, तो इस तरह की रिएक्शन को भी हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ये जो सोडियम एजाइड वाला, आपने ये जो आजकल जितने भी ऑटोमोबाइल्स यानी कार वगैरह देखी होगी, कार ट्रक बसेस जो भी होते हैं, तो सामने एयर बैग लगा रहता है। कार में देखना जो स्टीयरिंग रहती है उसमें भी एयर बैग रहता है, जो लेफ्ट हैंड साइड में जो सामने वाली सीट्स के आगे जो डैशबोर्ड होता है तो उसमें एयर बैग लिखा होता है। वो जो एयर बैग होता है ना, वो इसी रिएक्शन को यूज़ करके बनाया जाता है। उसमें जो प्रोडक्ट होते हैं, सोडियम और N2 गैस जो होती है, वो सोडियम एजाइड को हम लगभग 300 डिग्री सेल्सियस में जब हीट करते हैं तो वहाँ ऑटोमोबाइल्स में जो एयर बैग उसका यूज़ होता है। इसी तरीके से अगर आपको लाफिंग गैस प्रिपेयर करनी है, बनानी है, तो आप कैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन यूज़ करते हो। लाफिंग गैस के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, जैसे हमारे पास NH3NO2
ये है, इसको हम अगर हीट दे के तोड़ना चाहेंगे तो ये किसमें बनता है, N2O2, एक लाफिंग गैस, N2O2 को ही हम लाफिंग गैस कहते हैं, और साथ में हमारा वाटर फॉर्म हो जाता है, साथ में क्या होता है, वाटर फॉर्म होता है। तो इस तरीके से हम कई कंपाउंड को तोड़ के कुछ नए कंपाउंड या कुछ नए एलिमेंट का फॉर्मेशन कर सकते हैं, जो कि इंडस्ट्रियल पर्पज से बहुत यूजफुल होते हैं। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का इस तरीके से बहुत यूजफुल है। चलिए फिर हम आते हैं नेक्स्ट, किसमें, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमारा कंप्लीट हुआ। थर्ड था हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेस वर्ड का मीनिंग होता है जगह ले लेना। कभी कभी आपकी क्लासेस में जब कोई टीचर एब्सेंट होती है आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, तो उनकी जगह किसी और टीचर को भेज दिया जाता है, या बीच में कभी कभी कोई पोस्ट है, वैकेंसी है, किसी का ट्रांसफ़र हो गया या किसी वजह से उसकी डेथ हो गई, या उस किसी भी रीज़न से अगर वो नहीं है वहाँ प्रेजेंट या वो एब्सेंट हो जाए, तो उसकी जगह किसी और को दे देते हैं। तो इस चीज़ को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, मतलब हमने जगह को बदल दिया, जगह की में जो पहले था अब उसकी जगह किसी और को कर दिया। तो इस तरह के रिएक्शंस को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। और अच्छे से समझने के लिए देखिए, जैसे x प्लस वाई जेड, जनरली एक चीज़ और होती है, जब कोई भी ज़्यादा क्वालिफाइड टीचर अगर आपके पास आ जाए, तो कम क्वालिफाइड टीचर को हम डिस्प्लेस करके अच्छे वाले टीचर को उसकी जगह रख देते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम कैसे समझ सकते हैं, देखिए अगर आपके पास a प्लस बी है, a प्लस बी सी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को a प्लस बी सी है, एक सेकेंड बच्चों, a प्लस बी सी gives AC प्लस बी। आप यहाँ देखिए, इस रिएक्शन में पहचानने के लिए कि वो डिस्प्लेसमेंट है, इस तरह के रिएक्शन को पहचानने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये होता है, इसके रिएक्टेंट में हमेशा एक तो हमेशा कंपाउंड होता है, दो रिएक्टेंट प्रेजेंट होते हैं, मतलब देयर मस्ट बी टू रिएक्टेंट, और दूसरा जो रिएक्टेंट होता है वो एलिमेंट होता है। तो एक तो रिएक्टेंट क्या होता है, कंपाउंड होता है, और दूसरा होता है केवल एलिमेंट। आप कंपाउंड और एलिमेंट में तो डिफरेंशिएट कर सकते हो ना, एलिमेंट यानी सिंगल और कंपाउंड यानी जब दो या दो से ज़्यादा एटम आपस में मिक्स करते हैं, डिफरेंट तरह के एटम मिक्स करते हैं, तो वो कंपाउंड बनाते हैं। तो जब ये एलिमेंट एक कंपाउंड है, इस कंपाउंड में बी सी थे एक साथ और ए अलग था, तो ए ने क्या किया, क्योंकि वो बी से ज़्यादा रिएक्टिव था, ध्यान रखना अगर ए को बी की जगह लेना है तो उसमें बी से ज़्यादा काबिलियत होनी चाहिए। और यहाँ हम रिएक्शन के केसेस में केमिस्ट्री लैंग्वेज में काबिलियत किसको ज़्यादा कहते हैं, जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से रिएक्शन कर सकता है। तो जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है वही उसको डिस्प्लेस कर सकता है। तो अगर ए बी से ज़्यादा रिएक्टिव है तो ध्यान रखिए कंडीशन क्या है, अगर ए बी से ज़्यादा रिएक्टिव है तो उस केस में जो ए है वो बी की जगह पर आ जाएगा और बी क्या हो जाएगा, बेचारा अकेला हो जाएगा। तो यहाँ पर ये देखिए, ए ने अब सी के साथ बॉन्ड बना लिया, बी की जगह ले ली, तो अब सी के पास कौन आ गया, ए। तो ए सी ने बॉन्ड बना लिया और जो बी है वो क्या हो गया, सेपरेट हो गया सिंगल एलिमेंटल फॉर्म में। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की पहचान ही यही होती है कि इसमें रिएक्टेंट दो प्रेजेंट होते हैं, प्रोडक्ट भी दो प्रेजेंट होते हैं, रिएक्टेंट एक कंपाउंड प्रेजेंट होगा और दूसरा एलिमेंटल प्रेजेंट होगा। ओके, इस रिएक्शन को हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहते हैं, है ना। टीचर्स के पास ऐसी लिस्ट आती है, कभी कभी एक टीचर नहीं आता तो उसकी जगह दूसरा लेक्चर लग जाता है, तो उसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन लेक्चर है वो, है ना। तो इस रिएक्टिविटी सीरीज को, क्योंकि अब हमको ये जानना ज़रूरी है कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है कौन कम रिएक्टिव है, तो इसके लिए हमारे पास केमिस्ट्री में एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है। इस रिएक्टिविटी सीरीज को देखिए नीचे दिया हुआ है मैंने। सबसे पहले आता है, हमेशा ध्यान रखिए हम छोटे से ज़्यादा रिएक्टिव से कम रिएक्टिव की ओर बढ़ रहे हैं। जो सबसे पहला है वो मोस्ट रिएक्टिव है और जो सबसे लास्ट में है वो लीस्ट रिएक्टिव है, यानी कम रिएक्टिव है। तो देखिए सबसे पहला हमारे पास क्या है, लिथियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, उसके बाद पोटेशियम, फिर उससे कम बेरियम, फिर उससे कम स्ट्रोंशियम, फिर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फिर क्रोमियम, फिर आयरन, फिर कैडमियम, फिर कोबाल्ट, निकल, फिर एसन यानी टिन, पीबी यानी लेड, फिर उसके बाद बीच में हाइड्रोजन, उसके बाद एसबी, एएस, बीआई,
बिस्मथ जिसको कहते हैं कॉपर, Hg यानी मरकुरी, Ag यानी सिल्वर, पैडेलियम, Pt एंड Au। तो इस तरीके से ये हमारी लिस्ट होती है। ये कैसी चलती है? टॉप टू बॉटम। इसको आप अरेंज कर सकते हो टॉप टू बॉटम। सबसे टॉप में आएगा हमारा लिथियम, फिर पोटेशियम, फिर बेरियम, स्ट्रोंशियम, ऐसे करके लास्ट में हमारा क्या आ जाएगा? गोल्ड, Au। ठीक है, तो ये थी हमारी रिएक्टिविटी सीरीज। इस रिएक्टिविटी सीरीज के बेसिस में आप ये बता सकते हो, ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, हम कुछ लेक्चर्स ऐसे भी प्रिपेयर कर सकते हैं जिसमें हम इसके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक लेकर इसको याद करने के लिए कुछ ट्रिक वगैरह बना ले या कोई फॉर्मूला बना ले जिससे याद जल्दी हो जाएगा। ओके, मैं कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट वीडियो में मैं वो डाल दूं। तो लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, क्रोमियम, आयरन, CdCONi, SN, Pb, ये देखिए ये सभी मेटल्स है। ये मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज है। बट यहाँ पर एक आया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन मेटल नहीं होता है, नॉन मेटल होता है। हाइड्रोजन मेटल नहीं होता है, नॉन मेटल होता है ना। बट फिर भी यहाँ पे रखा है इसलिए क्योंकि हाइड्रोजन का चार्ज क्या होता है? प्लस चार्ज होता है। इट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन चार्ज, देयरफॉर इट इज केप्ट इन दिस सीरीज। ओके, और हाइड्रोजन भी इस तरीके से कई चीज़ों को रिप्लेस कर सकता है। उसको हमेशा एज अ कैटायन बिहेव करता है, इसलिए हम उसको हाइड्रोजन एनायन की तरह बिहेव नहीं करता, कैटायन की तरह बिहेव करता है। इसी तरीके से हम नॉन मेटल्स में स्पेशली हेलोजन की एक्टिविटी सीरीज बना सकते हैं, जिसमें सबसे ऊपर आता है फ्लोरीन और सबसे नीचे आता है आयोडीन। तो पहले फ्लोरीन, फिर उसके बाद क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन, इस तरीके से। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा? फ्लोरीन। सबसे कम रिएक्टिव कौन होगा? आयोडीन। इससे आप समझते क्या हो? ये सबसे ज़्यादा सबसे कम, देखिए हम इसको समझते हैं। यानी अगर किसी रिएक्शन में अगर फ्लोरीन किसी के साथ ऐड है, सपोज करिए आपके पास कंपाउंड है A और इसके साथ फ्लोरीन ऐड है। अब अगर आपने क्लोरीन को लाया तो क्या क्लोरीन इस फ्लोरीन को रिप्लेस कर सकता है क्या? नहीं, क्योंकि क्लोरीन कम रिएक्टिव है। क्या ब्रोमीन इसको रिप्लेस कर सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये कम रिएक्टिव है। आयोडीन कर सकता है? बिल्कुल नहीं। बट इसका जस्ट अपोजिट देखते हैं अपन। अगर आपके पास एक कंपाउंड है A और इसके साथ आपने आयोडीन मिक्स किया, साथ में अगर आपने फ्लोरीन मिक्स किया, तो बिल्कुल ये फ्लोरीन क्योंकि आयोडीन से ज़्यादा रिएक्टिव है तो ये बना लेगा AF प्लस आयोडीन को ये अकेला छोड़ देगा। इसी तरीके से जो आयोडीन कंपाउंड के साथ अगर हम क्लोरीन मिक्स करते हैं तो भी ये क्या बना लेंगे? ACl प्लस आयोडीन अकेला हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आप ये ध्यान रखिए कि ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट अगर प्रेजेंट है फ्री फॉर्म में तो ही वो उसको रिप्लेस कर सकता है, वरना नहीं। ऑलरेडी अगर ज़्यादा रिएक्टिव वाला कंपाउंड के साथ प्रेजेंट है तो वो अपनी जगह नहीं छोड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो इसमें कुछ एग्जांपल्स दिए हुए, जैसे CaI2Cl2। ये देखिए आयोडीन, तो आयोडीन कम रिएक्टिव होता है, इसलिए क्लोरीन ने उसको रिप्लेस करके कैल्शियम क्लोराइड बना लिया, आयोडीन फ्री हो गया। जिंक और कॉपर सल्फेट, आप रिएक्टिविटी सीरीज देखिए, जो हमारा जिंक होता है वो कॉपर से ऊपर है। जिंक कहाँ है? Zn, ये है। और कॉपर कहाँ है हमारा? यहाँ नीचे आता है, हाइड्रोजन के नीचे आता है कॉपर। तो इस तरीके से ये कॉपर है, जिंक ने कॉपर की जगह ले ली। AgNO3 जो हमारा सिल्वर नाइट्रेट होता है जिंक, तो जिंक ने Ag को रिप्लेस कर दिया, Ag नीचे आता है। तो इस आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और क्वेश्चंस में आता क्या है, कुछ ऐसी रिएक्शन लिख के दे देंगे और आपसे प्रोडक्ट बनाने के लिए बोलेंगे। आप क्या समझोगे? अगर एक एलिमेंट है, एक कंपाउंड है, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, चलो डिस्प्लेस करके एक नया कंपाउंड बना देते हैं। नहीं, आपको इस बात का ध्यान देना होगा कि वो रिएक्टिविटी सीरीज में जो एलिमेंटल फॉर्म में है, वो रिएक्टिविटी सीरीज में अगर नीचे आता है तो वो डिस्प्लेस नहीं कर सकेगा, और वहां पर आप प्रोडक्ट में क्या लिखोगे? नो रिएक्शन। जैसे एक एग्जांपल यहाँ मैंने दिखाया, आयोडीन फ्री फॉर्म में, एलिमेंटल फॉर्म में है, और यहाँ KBr मतलब ब्रोमीन जो है वो पोटेशियम के साथ प्रेजेंट है। तो क्योंकि हमको पता है आयोडीन ब्रोमीन से कम रिएक्टिव होता है, इसलिए ये रिएक्शन नहीं हो सकती। तो इस तरीके से आपको नो रिएक्शन लिखना होगा। ठीक है,
एप्लीकेशंस क्या क्या होती है? थर्माइट वेल्डिंग। थर्माइट वेल्डिंग मतलब आपने देखा होगा जहाँ पे भी आयरन की वेल्डिंग वगैरह होती है, कोई लोहे के गेट टूट जाते हैं, या फिर वो जो आपकी रेलवे लाइंस होती हैं ना, वो भी आयरन की होती हैं। तो वहाँ पे जब वेल्डिंग होती है, कुछ टूट फूट हो जाती है और उसको वेल्डिंग मतलब जोड़ना होता है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का यूज़ होता है जनरली। वहाँ पे एक आयरन ऑक्साइड होता है, उस आयरन ऑक्साइड में आप एल्यूमिनियम का यूज़ करके तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लेता है, और वो वेल्डिंग की तरह यूज़ हो जाता है, जो आयरन होता है वो फ्री हो जाता है। स्टील मेकिंग में, वेल्डिंग में जंग वगैरह हटाने में भी ये बिल्कुल यूज़फुल होता है। स्टील मेकिंग, जब स्टील कैसे बनता है, वहाँ पे भी एक आयरन ऑक्साइड यूज़ होता है, फेरिक ऑक्साइड। आयरन को फेरिक बोलते हैं ना, तो फेरिक ऑक्साइड यूज़ होता है, उसमें कार्बन एलिमेंट यूज़ होता है। तो कार्बन क्या करता है, आयरन को ऑक्सीजन को ले लेता है और आयरन को फ्री छोड़ देता है। कार्बन बहुत रिएक्टिव होता है, नॉन मेटल होता है, बहुत बहुत रिएक्टिव होता है। फिर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, ये तो यूज़ हो ही सकता है। अगर पूरे एक ओर है हमारे पास, उस ओर में से पर्टिकुलर एक तरह के मेटल को बाहर निकालना है, तो कभी कभी वो ओर इतनी डिकम्पोज नहीं हो सकते। जैसे क्रोमियम ऑक्साइड, इसको आप डिकम्पोज नहीं कर सकते। हमने पढ़ा था डिकम्पोजिशन में भी हम बहुत सारे मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, है ना, अगर हम तोड़ दिया जाए। बट यहाँ पर अगर वो चीज़ आसानी से नहीं टूट रही है, बहुत हाई ट्रेमेंडस हाई अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी की ज़रूरत है, तो उस केस में आप क्या करोगे? सिंपल डिस्प्लेसमेंट, उससे ज़्यादा रिएक्टिव वाला कोई मेटल या नॉन मेटल यूज़ करके डिस्प्लेस करवा दो, तो वो चीज़ें अपने आप फ्री हो जाएंगी। क्योंकि ऑक्सीजन अलग नहीं होना चाह रहा है क्रोमियम उससे, तो आप कोई ऐसी चीज़ ले आओ जो कि ऑक्सीजन को उससे छीन ले, तो क्रोमियम अलग हो जाएगा। तो रिलीफ फ्रॉम एसिड इंडाइजेशन, आपकी बॉडी में जब एसिड फॉर्मेशन बहुत हो जाता है, एसिडिटी हो जाती है, क्यों होता है? क्योंकि आपकी बॉडी में बहुत सारा HCl बन चुका होता है। उस केस में आप जनरली इनो पाउडर या फिर कोई भी एंटी एसिड लेते हो, तो जनरली उसमें कैल्शियम बाइकार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या करते हैं, जो Cl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्लोरीन होता है, उसको ये जो कार्बोनेट है, इसने हाइड्रोजन को इससे छीन लिया। अगर एनायनिक फॉर्म में देखें तो इसको हाइड्रोजन से इससे ले लिया, तो H2CO3 बना लेते हैं। तो बाइकार्बोनेट, तो बचता क्या है? Cl, और वो Na के साथ मिक्स हो जाता है। तो इस तरह की रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल सकते हैं। सिंगल डिस्प्लेसमेंट ना बोल के डबल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि यहाँ पर एक एलिमेंट नहीं है। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक एलिमेंट नहीं है, दो एलिमेंट है। एक HCl भी एक तरह का कंपाउंड है, NaSCO3 ये भी एक कंपाउंड, मतलब दो कंपाउंड प्रेजेंट है। अब ये हमने सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या देखा, एक एलिमेंट था, एक कंपाउंड था, पर यहाँ दो दो कंपाउंड हैं, और दो कंपाउंड के साथ हमारे दो कंपाउंड फॉर्म हो रहे हैं। तो यहाँ हमने क्या किया, एक कंपाउंड ने दूसरे वाले की जगह ले ली, जो H था वो इस वाले के साथ मिक्स कर गया, और जो Na था वो इस वाले के साथ मिक्स कर गया। तो इस तरीके से सोडियम क्लोराइड बन गया, मतलब एक दूसरे की जगह एक्सचेंज कर ली। तो इस तरह के रिएक्शन को हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। अ केमिकल रिएक्शन इन विच आयंस गेट एक्सचेंज बिटवीन टू रिएक्टेंट। ध्यान रखिए, यहाँ पर हम कैटायन को कैटायन से एक्सचेंज कर सकते हैं, या फिर एनायन को एनायन से एक्सचेंज कर सकते हैं। आप इसमें कैटायन एनायन एक साथ एक्सचेंज नहीं करेंगे। तो इस तरह के रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। देखिए यहाँ क्या हुआ, XY था, ZA था, तो X किसके साथ मिक्स हो गया? Z के साथ, और जो Y था वो किसके साथ मिक्स हो गया? A के साथ। ठीक है, पहला वाला इस पहले के साथ मिक्स हो गया, दूसरा वाला इस दूसरे के साथ, मतलब कैटायन। ओके, ठीक है, ऑल्सो नोन एज मेटाथेसिस। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम मेटाथेसिस रिएक्शन भी बोलते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। Na2S। अच्छा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में रिएक्टिविटी सीरीज का कोई काम नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी चीज़ कम रिएक्टिव या ज़्यादा रिएक्टिव से लेना देना नहीं है, क्योंकि यहाँ दोनों चीज़ें एक दूसरे की जगह ले रहे हैं। अगर एक ने अपनी छोड़ी और दूसरे के पास गई, तो दूसरा वाला इसकी वाली जगह ले लेगा। तो ये हो क्यों रहा, अदला बदली हो रही है। तो ये जनरली होता क्यों है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? इसलिए होती है क्योंकि हो सकता है वो उसके साथ ज़्यादा स्टेबल फॉर्म में प्रेजेंट होता है, इसलिए। जैसे यहाँ सोडियम सल्फाइड है, HCl के साथ मिक्स किया तो NaCl, क्योंकि NaCl गैस और ज़्यादा रिएक्टिव और ज़्यादा स्टेबल होता है, तो NaCl सॉल्ट बना लेता है और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बन जाती है। इसी तरीके से आप सब रिएक्शन में देखिए, FeS HCl, तो आयरन जो है वो इसके क्लोराइड के साथ, ये कैटायन है, ये कैटायन, अगर ये एनायन यहाँ गया तो इसका एनायन इसके पास आ जाएगा।
तो इसका जो एनायन है सल्फाइड, वो हाइड्रोजन के पास जाके हाइड्रोजन सल्फाइड बना लिया, और इसका एनायन जो क्लोराइड है वो आयरन के पास आके आयरन क्लोराइड बना लेता है। ठीक है, NaCl AgF, तो NaF बना लिया और AgCl बना लिया क्लोराइड, है ना। जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, इसमें कई बार हमको ऐसे प्रोडक्ट्स मिलते हैं जो कि इनसॉल्यूबल, जैसे AgCl होता है, ये इनसॉल्यूबल फॉर्म में, एक इनसॉल्यूबल प्रेसिपिटेट के फॉर्म में हमको मिलता है। तो इस तरह की रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। ओके, जैसे COCO3 उसको HNO3, CaCO3 को HNO3 के साथ मिला तो कैल्शियम नाइट्रेट, और जो HNO3 वो H2+CO2 बना लेते हैं। BaCl2 Na2SO4, तो BaSO4 बना लेता है, साथ में NaCl। NaCl एक ऐसी सॉल्ट है जो कि पानी में डिजोल्व होती है, पर BaSO4 प्रेसिपिटेट के रूप में हमको मिलता है। तो इस तरीके से BaSO4 अगेन एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दो तरह से हो सकती है, एक प्रेसिपिटेशन और एक न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन में अपन ने एक लास्ट जो देखा था, एसिड और बेस। जब एसिड और बेस जनरली मिक्स करते हैं तो एक सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, और एसिड और बेस जब मिक्स करते हैं तो सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, साथ में वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो उस तरह की रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के क्या क्या एप्लीकेशन होते हैं। रिएक्शन बिटवीन विनेगर एंड बेकिंग सोडा। विनेगर एक एसिड होता है, CH2H3O3 इसका फॉर्मूला, O2 इसका फॉर्मूला होता है। बेकिंग सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट, इन दोनों को जब हम मिक्स करते हैं, आपने देखा होगा जब आप आर्टिफिशियल वोल्केनो प्रिपेयर करते हैं साइंस लैब में या किसी प्रोजेक्ट को प्रिपेयर करने के लिए, तो हम एसिटिक एसिड और विनेगर एसिटिक एसिड होता है, एसिटिक एसिड भी बोलते हैं विनेगर को, और बेकिंग सोडा, इन दोनों को अगर हम मिक्स कर दें तो बबल फॉर्मेशन होने लगता है एक तरीके का, वो पानी में बबल्स बनते हैं। आप पूछो ये किसी से, आप यूज़ भी करते हो जब बीच बीच में एग्जीबिशन होती है ना साइंस, तो वोल्केनो प्रिपेयर करने के लिए हम ये यूज़ कर सकते हैं। एसिटिक एसिड भी हमको ईजिली घर में मिलता है और बेकिंग सोडा भी। तो हमारे पास एक सॉल्ट बन जाती है, फिर वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली है, ये इसका मेन काम क्या है, बबल्स का फॉर्मेशन कराना। यही सेम फिनोमिना या सेम प्रिंसिपल यूज होता है आपके उसके लिए, जब आप बेकिंग पाउडर यूज़ करते हो। बेकिंग पाउडर को आप दूध में मिलाते हो केक बनाते समय, तो वो जो दूध होता है उसमें कहीं ना कोई एसिड इंग्रेडिएंट होता है जो कि बेस के साथ मिक्स करके क्या करता है, क्या बना लेता है, ओके यस, सॉल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड का साथ में और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं वो उसको बेक करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो बेकिंग सोडा रिएक्ट्स विद एसिडिक सब्सटेंस इन केक बैटर, केक के बैटर में भी यूज होता है। फैटी एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। दो कंपाउंड रहते हैं, दोनों कंपाउंड एक दूसरे से रिप्लेस करके फिर सोप और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी होती है, जिसमें जैसे COH और HCl, इसमें भी एक एसिड और एक बेस था, तो एक तरीके का सॉल्ट फॉर्मेशन करते हैं और सॉल्ट के साथ वाटर बनाते हैं। जब सॉल्ट और वाटर बनता है एज अ प्रोडक्ट के केस में, ध्यान रखिए जब प्रोडक्ट में हमारे पास सॉल्ट और वाटर है तो उसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी दो तरह की होती है, एक सिंगल एक डबल। सिंगल के केस में रिएक्टिविटी सीरीज का यूज करके हम रिएक्शन करवाते हैं, और डबल डिस्प्लेसमेंट में हम एक दूसरे को एक्सचेंज करके नए नए प्रोडक्ट बनाते हैं। जो प्रोडक्ट होते हैं, प्रोडक्ट के बेसिस में अगेन डबल डिस्प्लेसमेंट को दो तरह में डिवाइड कर सकते हैं, न्यूट्रलाइजेशन और प्रेसिपिटेशन। न्यूट्रलाइजेशन तब होता है जब एसिड और बेस मिक्स करके सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं, और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन वो कहते हैं जब प्रोडक्ट में से कोई एक प्रोडक्ट हमारा इनसॉल्यूबल फॉर्म में हो, जो कि पानी में नहीं घुलता है, तो इनसॉल्यूबल सॉलिड रूप में अगर हमें ऑब्टेन होता है तो उसे हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। इसको हम और डिटेल में भी पढ़ेंगे आगे, जो अदर रिएक्शंस हैं हमारे उसमें डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप आप सबको ये लेक्चर समझ में आया हो। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। So like, share and subscribe my channel Learning with Concept by PS if you want to go easy with the concepts of NCERT. Thank you and have a nice day.